Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग शुरू करने वाले थे दैट इज रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी की, किस प्रकार से कंपनी को रजिस्टर करा जाता है, इनकॉर्पोरेट करा जाता है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है या रजिस्टर करना है, तो किसी के दिमाग में तो ये खुरापती आइडिया आना चाहिए कि चलो कंपनी को शुरू करते हैं। यस और नो मेरे जवानों, कि किसी के दिमाग में तो आना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी शुरू करना चाहता हूं तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आए कि कंपनी को शुरू करते हैं, या फिर मैं स्वप्निल सर, स्वरूप सर, हम तीनों मिलकर अगर डिसाइड करते हैं कि चलो एक कंपनी को शुरू करते हैं, तो हमारे तीनों के दिमाग में ये आइडिया आया है कि हम लोग कंपनी को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद है टाटा स्टील का, ये सुनो टाटा स्टील। तो टाटा स्टील, if you see, Tata Steel Limited is an Indian multinational steel making company based in Jamshedpur, Jharkhand, and is headquarters in Mumbai, Maharashtra. It is subsidiary of Tata Group, formerly known as Tata Iron and Steel Company Limited, that is TISCO. पहले जब ये शुरू की थी उसका नाम टिस्को हुआ करता था। टाटा मोटर्स का भी नाम कुछ अलग हुआ करता था, देखेंगे टाटा मोटर्स का नाम भी क्या होता था। Tata Steel is among the top steel producing companies in the world with an annual crude steel capacity of 34 million tons per annum. It is one of the most geographically diversified steel producers with the operations and commercial presence across the world. मतलब ये ऐसी कंपनी है जो दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है, जो स्टील मैन्युफैक्चर में अगर मैं बात कर रही, ठीक है। अब अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट इज टिस्को वाज फाउंडेड बाय Jamshedji Nareswamji Tata and established by Sir Dorabji Tata on 26th of August 1907। तो ये बात हमने कंपनीज एक्ट शुरू करने के टाइम पे भी पढ़ ली थी कि टिस्को की शुरुआत, टाटा स्टील की जो शुरुआत है वो फाउंड किया था, उसको बनाने की कोशिश की थी जमशेदजी टाटा, और उसको बनाया था एक्चुअली बाय दोराबजी टाटा। तो यहां पे जो ये दो नाम है जमशेदजी टाटा एंड दोराबजी टाटा, इन दोनों को देख लेते हैं। जमशेदजी टाटा एंड दोराबजी टाटा, एक ही स्क्रीन में अगर आप देखोगे इनको, यस ये है दोराबजी टाटा, ये है दोराबजी टाटा, और ये है आपके जमशेदजी टाटा। जो आपको यहाँ पे दिख रहे, मेरा कर्सर दिख रहा है, ये है जमशेदजी टाटा, और ये जो है इनके साइड में जो है ये है क्या बोलो, ये है आपके दोराबजी टाटा। तो टाटा स्टील की शुरुआत या फिर टाटा स्टील को हम लोग शुरू करते हैं इन द ईयर 1907। ये दिमाग में किसके आया था कि ऐसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएंगे? ये आया था जमशेदजी टाटा जी के दिमाग में और दोराबजी टाटा जी के दिमाग में, ये वाली बात आई हुई थी। तो इन लोगों को हम लोग कहेंगे प्रमोटर्स, इन लोगों को कहेंगे प्रमोटर्स, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, इसलिए नाम है प्रमोटर। जो कंपनी को प्रमोट करते हैं उन लोगों को बोला जाता है प्रमोटर्स फॉर द कंपनी। क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स फॉर द कंपनी। जो कंपनी को फॉर्मेट करने की जो भी एक्टिविटीज है, जो प्रिलिमिनरी काम है, उनको करते हैं। जैसे अगर कंपनी खोलना है तो एक बंदे का काम नहीं है। अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड खोल रहे हैं तो कुछ लोगों को इकट्ठा आना होना पड़ता है। जैसे प्राइवेट में 2 मिनिमम, पब्लिक में मिनिमम 7 लोगों को इकट्ठा आना है। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा करना, अब ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपने लिमिट पढ़ा हुआ है, प्राइवेट में 200, पब्लिक में अनलिमिटेड। तो हो सकता है कुछ 10-15 लोगों को इकट्ठा करना, उनका शेयर कैपिटल जमा करना। अब कंपनी हवा में तो नहीं खुल सकती है, कंपनी के लिए कुछ जमीन की जरूरत है, कंपनी को मशीनरीज की जरूरत है, अब उन सारी चीजों को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, तो शेयर कैपिटल कैसे इशू करें, वगैरह वगैरह, जो प्रिलिमिनरी बात है। और साथ साथ हमको आरओसी के पास भी तो जाना है, आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट बना करके तो देने हैं। अब कंपनी अब तक बनी नहीं है, हमको वो फॉर्म्स वगैरह सारे भर के आरओसी के पास जमा कर देने हैं। ये सारे के सारे काम जो करता है वो कौन करता है?
वो सारे काम करते हैं प्रमोटर्स। ओके, तो टाटा स्टील के बारे में जितने भी कामकाज है, प्रिलिमिनरी कंपनी को रजिस्टर करवाने तक के जितने भी प्रिलिमिनरी काम थे, वो सारे काम किसने किए? इन दो लोगों ने किए। दिमाग में आइडिया आया जमशेदजी टाटा के दिमाग में, और इसको एक्चुअली जो बनाया, एस्टैब्लिश किया, वो किया अपने दोराबजी टाटा ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? पक्का? तो इनको बोला जाता है प्रमोटर। तो इफ यू वांट टू राइट डाउन द एग्जांपल फॉर द प्रमोटर्स की एक्चुअली प्रमोटर्स होते कौन है, तो यहां पर लिखना टाटा स्टील। ओके, इनका पुराना नाम भी लिखो टिस्को। इनके लिए प्रमोटर्स कौन है? हु आर द प्रमोटर्स? इनके लिए प्रमोटर्स कौन है? तो दो प्रमोटर है। पहला नाम है आपका जमशेदजी टाटा, और दूसरा नाम आएगा आपका दोराबजी टाटा। ओके, प्लीज इज्जत से नाम लो इन दो लोगों का। इंडियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनरी, ये दो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडियन हिस्ट्री को बदल के रखा हुआ है इन्होंने। तो कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है प्रमोटर को किस प्रकार से। तो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रमोटर का डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section number 92, or who has a control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder or a director or otherwise, or in accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act। अब ये तीन बातें अगर आप लोग पढ़ोगे, तो मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रमोटर का मतलब होता है ऐसे लोग जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी की शुरुआत करते हैं। ये सुनो, मैंने क्या बोला कि ऐसे लोग जो कंपनी को बनाते हैं उनको बोला जाता है प्रमोटर। लेकिन डेफिनेशन जो पढ़ते हैं, तीनों लाइनों को पढ़ते हैं, तो तीनों क्लॉजेस को पढ़ता हूं, तो यहां पे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इस प्रमोटर की डेफिनेशन को इस प्रकार से डिफाइन करने का एक मकसद है। क्या मकसद है? अगर आप कंपनीज एक्ट को आगे पढ़ोगे, बहुत सारे सेक्शंस को आगे पढ़ोगे, तो आपको वहां पे बहुत सारे पेनल्टी के सेक्शन, पनिशमेंट के सेक्शन दिखेंगे, और उस पनिशमेंट के सेक्शन में ऐसा एक बंदा है जिसको पेनलाइज किया जा सकता है अलोंग विद द अदर पीपल, मतलब ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, इन लोगों के साथ साथ एक और बंदा है जिसको पेनलाइज किया जा सकता है, और उस बंदे का नाम है प्रमोटर। मतलब कंपनी ने अगर कुछ गलत सलत काम किया तो एक्चुअली वो काम किया जाता है डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी कुछ गलत सलत काम कर देती है तो उस टाइम पे प्रमोटर्स के ऊपर भी पनिशमेंट, प्रमोटर्स के ऊपर भी पेनल्टी डाली जा सकती है। अब इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आप मुझको बताओ, क्या टाटा स्टील के प्रमोटर्स, अगर मैं जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा को मानता हूं, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कंपनी कुछ गलती करती है और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर प्रमोटर्स को अगर हम लोग पेनलाइज करना चाहते हैं, तो आज के दिन पे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा, इन लोगों को क्या पेनलाइज किया जा सकता है? अरे इनका तो देहांत हो गया है बहुत सालों पहले, अब इनको पेनलाइज कैसे करें? तो वाई सर, आपको लगेगा हो सकता है सर लॉ मेकर्स ने उस सेक्शन के पेनल्टी के सेक्शन में बातें लिखने में कर दी है गलती, लॉ मेकर्स उल्लू के पट्टे है, उन्होंने वहां पे प्रमोटर्स गलती से लिख दिया है। लॉ मेकर्स उल्लू के पट्टे नहीं है, वो जो लिखते हैं वो कुछ दिमाग लगा के लिखते हैं। अब उन्होंने वो जो प्रमोटर्स लिखा है वो किस एंगल से लिखा है, ये डिफाइन करने के लिए हमको प्रमोटर्स की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, तो हमको समझेगा कि वहां पे प्रमोटर का डेफिनेशन किस हिसाब से लिखा हुआ है। बात समझो। अब प्रमोटर्स का मतलब ऐसा होता है जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करते हैं, वो तो प्रमोटर होते ही है। लेकिन साथ साथ ऐसे भी लोग प्रमोटर्स होते हैं जिन लोगों का नाम आप कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस यानी क्या, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी अपने सिक्योरिटीज को इशू करने के टाइम पे पब्लिक के नाम पे इशू करती है।
जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, अगर इन्फोसिस लिमिटेड को शेयर कैपिटल की जरूरत है तो वो कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रोस्पेक्टस में लिख करके देती है कि ये कंपनी अपने शेयर कैपिटल को किस पर्पज के लिए इशू कर रही है, कि कंपनी इस शेयर कैपिटल को इशू करने के बाद किस पर्पज के लिए ये पैसा यूज करेगी, ताकि लोग उसको पढ़े और अगर उनको विश्वास लगे कंपनी में तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो अगर किसी प्रोस्पेक्टस में कंपनी किसी का नाम एज अ प्रमोटर लिख देती है कि ये हमारे कंपनी के प्रमोटर है, तो उस बंदे को हम लोग प्रमोटर मान लेंगे। ओके, भले ही वो एक्चुअली में प्रमोटर है या नहीं है, एक्चुअली कंपनी प्रैक्टिकली ऐसा कभी कोई कंपनी करेगी नहीं कि किसी का भी नाम प्रमोटर करके लिख दे, लेकिन अगर लिख दिया तो उसको हम लोग प्रमोटर मानेंगे। तो आप उस कंपनी के हर एक चीज के लिए लायबल हो जाएंगे जिस चीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एज अ प्रमोटर आपने कंपनी में ये काम करना है, तो आपने वो काम करना है, नहीं करेंगे तो पेनलाइज होंगे, पेनल्टी ठोक देंगे आपके ऊपर। तो ऐसे किसी भी बंदे का नाम जिसका नाम हम लोग प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिख देंगे, क्या कोई कंपनी किसी का भी नाम एज अ प्रमोटर लिख सकती है? जी हाँ, जरूर लिख सकती है। जैसे मान लो मेरी कंपनी ईपीए लिमिटेड, अब मेरी कंपनी को कोई पहचानता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुकेश भाई को फोन करूंगा, मुकेश अंबानी, उनको फोन करूंगा, उनको बोलूंगा मुकेश भाई एक काम करो ना, आपका नाम एज अ प्रमोटर लिख देता हूं ना मैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में, ताकि लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद वो पढ़ेंगे, अरे कंपनी की प्रमोटर तो मुकेश भाई है, हाँ कंपनी बहुत अच्छी रहेगी, चलो इन्वेस्ट करते हैं। तो नाम के लिए मैं उनका नाम एज ए प्रमोटर करके लिख दूंगा, अलॉन्ग विद आर हमारा 3 लोगों का नाम मैं प्रमोटर करके नाम लिख दूंगा। या फिर हम लोग मुकेश भाई ऐसे गलत सलत काम नहीं करेंगे, हम लोग अपना नाम लिख देंगे और छोड़ देंगे, लोगों को विश्वास लगे तो इन्वेस्ट करे या ना करे, मतलब एक्चुअल जो प्रमोटर है उनका नाम मैं प्रोस्पेक्टस में लिख दूंगा। तो पहली बात ये आती है कि ऐसा कोई भी बंदा जिसका नाम आप लोग प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर लिखते हो तो उसको हम लोग प्रमोटर बोलेंगे, कंपनीज एक्ट कहता है, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, या फिर जिस किसी का भी नाम एनुअल रिटर्न, मैंने एनुअल रिटर्न क्या होता है पिछले लेक्चर पे आपको बता दिया था। व्हाट इज एनुअल रिटर्न? एक ऐसा रिटर्न जो साल भर में कंपनी ने जो कुछ भी किया हुआ है उसका एक लेखा जोखा, उसका एक समरी बना करके आरओसी के पास इशू सबमिट करती है कि देखो आरओसी, साल भर में हमने ये मटेरियल बातें कर दी है, मटेरियल यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने साल भर में ये कर ली है, सारी बातें हम लोग सीए इंटर में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अब तक ये समझो कि एनुअल रिटर्न मतलब एक ऐसा रिटर्न होता है कि साल भर में कंपनी ने जो कुछ भी किया हुआ है वो हम लोग क्या करते हैं, आरओसी के पास इशू करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द प्रमोटर इज दैट ऐसा कोई भी बंदा जिसका नाम हम लोग प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं एज अ प्रमोटर, या जिसका नाम हम लोग लिखते हैं एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर, तो उसको प्रमोटर कहा जाएगा। एंड ही इज अकाउंटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच प्रमोटर सपोज टू डू इन द कंपनी। नेक्स्ट वन, क्लॉज नंबर बी, who has a control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। तो ऐसा कोई भी बंदा जिसको हम लोग प्रमोटर तो नहीं कहते हैं, जो प्रमोटर नहीं है, लेकिन आज के दिन पे जिसका कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स के ऊपर जिसका कंट्रोल है, कैसे, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किस कैपेसिटी में, एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, चाहे वो कंपनी का शेयर होल्डर हो और शेयर होल्डर करके कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रखता हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ईपीए लिमिटेड, अब ईपीए लिमिटेड में सपोज मेरा एक मेजॉरिटी स्टेक है, ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ईपीए के कंट्रोल अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल रख रहा हूं, या फिर स्वरूप सर है या स्वप्निल सर है, अगर उनका मेजॉरिटी स्टेक है ईपीए में एज ए शेयर होल्डर और वो इस कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर, वो कंपनी का प्रमोटर है। भले ही कहीं पर भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनका नाम प्रमोटर, हम तीनों में से किसी का नाम एज अ प्रमोटर नहीं लिखा है, तो हम तीनों का मिलके ईपीए के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, तो हम तीनों को प्रमोटर कहा जाएगा। भले हम लोग किसी को हम प्रमोटर है ऐसा नहीं मान रहे, या फिर एज ए डायरेक्टर, या फिर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, हम लोग कंपनी के डायरेक्टर है, या फिर अदरवाइज यानी कि ना शेयर होल्डर है ना डायरेक्टर है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं हमारी कंपनी के अफेयर्स को। अब होल्डिंग सब्सिडी मत बनो, प्रमोटर हमेशा एक नेचुरल पर्सन होगा, भले ही होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल किसी सब्सिडी कंपनी में हो, लेकिन वो कभी प्रमोटर नहीं हो सकते। तो अदरवाइज का मतलब क्या होता है, किसी और प्रकार से, शेयर होल्डर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, लेकिन मैं उस कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश भाई, तो मुकेश भाई अगर रिलायंस जियो लिमिटेड में
ना शेयर होल्डर्स है ना डायरेक्टर है, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझो कि अगर मुकेश भाई रिलायंस जियो लिमिटेड के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और ना मुकेश भाई उस कंपनी के शेयर होल्डर है, दैट इज रिलायंस जियो लिमिटेड में, ना रिलायंस जियो लिमिटेड में डायरेक्टर है, लेकिन उनका कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर, तो मुकेश भाई को उसका प्रमोटर माना जाएगा और रिलायंस जियो जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए मुकेश भाई को हम लोग रिस्पॉन्सिबल पकड़ेंगे, ऐसे कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल लिख दो, दैट इज मुकेश अंबानी इज अ प्रमोटर फॉर रिलायंस जियो। ठीक है, एंड इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, directions or instruction, the board of directors of the company are accustomed to act. Accustomed to act मतलब कि they are habitual. Sorry. तो जो भी लोग हैं कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो ऐसे किसी पर्सन के कहने पे काम करने के आदी हो गए हैं, वो हैबिचुअल हो गए हैं, ऐसे बंदे को हम लोग प्रमोटर कहेंगे। बिकॉज मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स किसी ऐसे बंदे की सुनते हैं जो ना मेरी कंपनी में डायरेक्टर है, ना शेयर होल्डर है, ना वो मेरा प्रमोटर है, ना कोई है, लेकिन वो मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स के कामकाज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेरे डायरेक्टर्स उनकी ही सुनते हैं, तो उस बंदे को हम लोग कहेंगे प्रमोटर। तो आज के दिन पे जो भी डेफिनेशंस में, सेक्शंस में लिखा हुआ है, प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी ने ये काम कर दिया तो कुछ प्रोविजंस में ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग प्रमोटर को भी पेनलाइज करेंगे। तो आज प्रमोटर होना चाहिए जिंदा, तो इसलिए ये जो मुकेश भाई का मैंने एग्जांपल दिया, या रतन टाटा जी जो है, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में एक कंट्रोल रखते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स उनकी बात सुनते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में इनका नाम लिखा जाता है एज अ प्रमोटर। तो उन बंदों के बारे में ये प्रोविजंस बात कर रहे हैं कि हम लोग उनको पेनलाइज करेंगे, बिकॉज कंपनी के कर्ता धर्ता यही लोग हैं, और जो भी कंपनी गलत कर रही है वो उन्हीं की वजह से कर रही है, तो उनको भी हम लोग प्रमोटर ही कहेंगे, भले ही उन्होंने कंपनी की शुरुआत नहीं की है। हाँ, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है उनको तो प्रमोटर कहेंगे, लेकिन आज के दिन पे कंपनीज एक्ट 2013 के लिए उन लोगों को भी प्रमोटर कहा जाएगा जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को आज प्रमोट कर रहे हैं, जो आज कंपनी को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की, तो नो डाउट धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर है, लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश भाई के कहने पे चलती है, तो मुकेश भाई जी को प्रमोटर कहा जाएगा। भले ही टाटा स्टील की शुरुआत की थी जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा, तो वो तो नो डाउट प्रमोटर है, लेकिन आज के दिन पे रतन टाटा भी क्या है बोलो, इस कंपनी के प्रमोटर माने जाएंगे। इन्फोसिस की बात करूंगा, बहुत चर्चा में है इन्फोसिस आजकल, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट की वजह से बहुत चर्चा में है इन्फोसिस। वो कुछ तो इन्फोसिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट बनाई है, लेकिन वो अभी चल नहीं रही है। माइट भी आपके घर पे वगैरह चर्चा होती रहेगी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जा रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जा रहा है, पोर्टल में प्रॉब्लम है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो इन्फोसिस की शुरुआत किसने की थी, बताएंगे आप मुझको, इन्फोसिस की शुरुआत किसने की थी? कुछ मूर्ति वीर्ति है क्या? चलो मैं ही बड़बड़ा जा रहा हूं, आप ही बताओ मुझको कि इन्फोसिस की शुरुआत किसने की थी? हु फाउंडेड द इन्फोसिस? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना कि इन्फोसिस की शुरुआत किसने की थी। केदार पाटिल ने कुछ अजीबोगरीब आंसर किया है। यस, तो नारायण मूर्ति जी और उनकी बीवी सुधा मूर्ति जी, ठीक है ना। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई विल टेल यू कि सुधा मूर्ति जी टाटा ग्रुप में भी काम कर चुकी है, ठीक है ना, वो टीसीएस में काम कर चुकी है। तो सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी दोनों ने मिलके इन्फोसिस की शुरुआत की है। तो ये दोनों क्या हो गए बोलो, इन्फोसिस के प्रमोटर्स हो गए। लेकिन आज इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है? आज है नंदन नीलेकनी जी। तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे, बिकॉज ये कंपनी के क्या है बोलो, एक्चुअली कंपनी को आगे लेके चल रहे, जो कंपनी को चला रहे हैं
वो है नंदन नीलेकनी जी, तो उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। कंपनी के सारे कामकाज के लिए हम उनको अकाउंटेबल मानेंगे। सॉरी। तो आप मुझको बताओ, आर यू क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर? एनी डाउट सो फार? अगर आप ऐसी डेफिनेशन को पढ़ते हो तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी। यस, तो आर यू क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर? एनी डाउट सो फार? कुछ इस प्रकार से लॉ को पढ़ोगे तो लॉ को पढ़ने का मजा ही कुछ और लेवल का होगा, है कि नहीं? बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? स्नेहल जी, विदाउट कंसेंट कैसे किया जाएगा? प्रॉस्पेक्टस में तो प्रमोटर का नाम उसके कंसेंट पे ही किया जाएगा ना। मैंने बताया ना, एग्जांपल मैंने क्या दिया था, मैंने पूछा मुकेश भाई को क्या नाम लिखूं या ना लिखूं, तो उन्होंने बोला हाँ लिख दो, लिख दूंगा। ऐसे कैसे? मैं तो लिखने के लिए टाटा, रतन टाटा जी का नाम लिख दूंगा, मैं नारायण मूर्ति जी का नाम लिख दूंगा, मैं मुकेश भाई का नाम लिख दूंगा, मैं लिखने के लिए नरेंद्र मोदी जी का मैं नाम लिख दूंगा। वो जेल में नहीं डालेंगे मुझको? Yes, chalo. So, if you are enjoying, then I am enjoying a lot. Okay, chalo. So, आगे बढ़ते हैं. Next, in a simple terms, we can say a person who forms the company are known as the promoters. It is they who conceive the idea of forming the company. They take all the necessary steps for its registration. It should, however, be noted that the person acting in a professional capacity, solicitor, banker, accountant, etc., are not regarded as a promoter. So, being a chartered accountant, you give a advice to the company, और आपके advice पे company चलती है. Yes or no? Because you are an expert in this all this area, accounting, taxation, management, company and all, company law. So you are expert in this. तो आपका advice लेते हैं company के lectures वगैरह. आपको promoter नहीं कहा जाएगा because you are doing it in your professional capacity. Okay? Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.